हेलो एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विथ फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस टुडे। ठीक है, तो अपना जो डिस्कशन था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। स्क्वाइजेस का क्वेश्चंस बाकी है एंड को रीडिंग्स का क्वेश्चंस आर पेंडिंग। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विथ स्क्वाइजेस का क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू को रीडिंग्स का क्वेश्चंस। एंड इन को रीडिंग्स आल्सो जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस है देयर आर अराउंड 13-15 क्वेश्चंस। अपना जो चैप्टर के बीच का एग्जांपल्स है, ठीक है, जो कि एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होगा वो भी अपने क्लास के अंदर में करेंगे। एंड दैट विल मे बी अराउंड 15-20। तो इस तरीके से क्लोज टू अपना आज 35-40 टोटल क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा फ्रॉम दी फर्म एंड दी मार्केट स्ट्रक्चर। बट उसके पहले आई होप आप लोग ने रिवाइज किया है, देन ओनली ये क्लास देख रहे हो, क्योंकि बिना रिवीजन के बार बार बोलता हूँ, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। पहला प्रॉब्लम ये होगा, हो सकता है आपको याद नहीं आए ये चीजें, राइट। और सेकंड, आपका टाइम भी जाएगा, बट यू मे नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट 100%। तो उसके लिए क्या करना है आपको पता है, पहले आपको रिवीजन करना है, उसके बाद आपको ये जो क्लास है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का वो करना है। इज इट फाइन? जो नहीं किया है प्लीज ये क्लास मत करिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी कैन यू मे नॉट फील दैट कॉन्फिडेंस। ऑल्दो यू मे हैव डन दी क्लास, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक एक बार खुद रिवाइज करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल क्विज 12.1। ये कौन सा स्क्वाइजर है? 2024 का। ठीक है, 2024 का ये स्क्वाइजर है। मॉड्यूल क्विज 12.1। इन अ प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट इकोनॉमिक लॉसेस इंडिकेट। बोल रहा है कि सर अगर मार्केट प्योरली कॉम्पिटेटिव है, ठीक है, देयर आर बायर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ सप्लायर्स, इकोनॉमिक लॉसेस इंडिकेट, इकोनॉमिक लॉस क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, प्राइस इज बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट। बोला जो प्राइस है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा, इसका मतलब सर इकोनॉमिक लॉसेज होगा। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि सर प्योरली कॉम्पिटेटिव मार्केट में शॉर्ट रन में क्या हो सकता है कि सर जो सप्लायर्स है वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर दे, जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दे। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली अपने को पता है, अगर सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस विल व्हाट फॉल डाउन। प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। प्राइस गिरेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट तो वही का वही रहेगा, मतलब वी विल इनकर व्हाट इकोनॉमिक लॉसेस। बट लॉन्ग रन में क्या होगा कि सर जो सप्लायर्स लॉस इनकर कर रहे थे वो लोग फर्म से, वो लोग इंडस्ट्री से एग्जिट कर जाएंगे। दोज फर्म्स और दोज कंपनीज विल एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड अल्टीमेटली सप्लाई कम हो जाएगा एंड प्राइस again it will match to the total cost. Is it fine? So in a purely competitive market, economic losses indicate that price is below average total cost. Option number A is correct. Option number B बोल रहा है collusion is occurring in the marketplace. अरे collusion होगा तब तो सर सब मिलेंगे ना। collusion, firms need to expand, सॉरी, फर्म्स नीड टू एक्सपेंड आउटपुट टू रिड्यूस कॉस्ट। बोला कि फर्म्स को और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब तो और लॉस हो जाएगा ना। अगर आप ऑलरेडी ओवर प्रोड्यूस करके रखे हो, राइट, तो सर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड वी विल हैव टू सेल दी गुड्स एट अ लोअर प्राइस। यहाँ पे बोला कि फर्म्स नीड टू एक्सपैंड आउटपुट टू रिड्यूस कॉस्ट। रॉन्ग, फर्म नीड्स टू व्हाट रिड्यूस आउटपुट। सप्लाई कम करेगा तब जाके प्राइस बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, a firm is likely to operate in the short run as long as price is at least as great as at least as great as greater than होना चाहिए था, ठीक है, as at least as great as marginal cost, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये याद है अपने वहां पे किए थे कि सर जो प्राइस है ना वो कम से कम वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर करे। मतलब सर जो प्राइस है ना वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हुआ तो इन दी शॉर्ट रन अपने शट डाउन करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अपना कुछ पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट भी तो कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल योर रेवेन्यू इज 3 लाख, योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज 2,80,000, तो सर मेरा जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है दैट इज हाउ मच? 2 लाख, सॉरी 20,000। 3 लाख अगर मेरा सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट 2,80,000 है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20,000। और मान ले मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस ऑपरेट करता हूं तो मेरा नेट कॉस्ट, सॉरी नेट लॉस कितना हो जाएगा, या नेट कॉस्ट वैसे बोल सकते हैं, नेट लॉस कितना हो जाएगा? सर 1 लाख तो फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, और 20,000 का क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सर नेट लॉस विल बी व्हाट 80,000। वही अगर तुम शट डाउन कर देता तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट तो लगता, क्योंकि शट डाउन का मतलब ये नहीं हो कि बिजनेस से एग्जिट कर गया। याद है ना ये वाला चीज? शट डाउन का मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस से एग्जिट कर गए। परफेक्ट। तो सर अपने शट डाउन कब तक नहीं करेंगे शॉर्ट रन के अंदर में? जब तक सर अपना जो सेल्स है
या रेवेन्यू जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तब अपने शट डाउन नहीं करेंगे, वी विल ऑपरेट। बट इन द लॉन्ग रन ऑल दी कॉस्ट आर एक्चुअली व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। तो सर जो रेवेन्यू है वो सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट अगर नहीं कवर कर पाता है, देन विल हैव टू व्हाट, शट डाउन एंड एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस। तो अ फर्म्स, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में थे ना अपने, हाँ। अ फर्म इज लाइकली टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, बोला तुम ऑपरेट करेगा as long as price is at least as great as what, marginal cost, average total cost, average variable cost. Option number C is correct. I hope revise हो गया होगा आपका ये वाला portion. Question number 3, a firm's average revenue is greater than its average variable cost and less than its average total cost. क्या बोल रहा है कि सर average revenue ज्यादा है average variable cost से, and less than its average total cost, इसका मतलब fixed cost ज्यादा होगा। Question number 3 का मतलब क्या हुआ, numbers use कर लेते हैं एक बार, ठीक है। Question number 2 जैसा ही है वैसे, कि सर मान लीजिए सेल जो है वो 3 लाख का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है 2,80,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख, सेम नंबर्स लिया जो अपन बात की अभी। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 3,80,000। बट एक चीज तुम देखो, सेल जो है सर वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, सेल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट, राइट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या 1 लाख है। तो सर शॉर्ट रन में तो अपने काम कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अगर अपने शॉर्ट रन में शट डाउन कर दे तो अपना तो फिक्स कॉस्ट लगेगा ही 1 लाख। बट अगर ऑपरेट करते हैं तो अपना कॉस्ट क्या लगेगा, 1 लाख माइनस 20,000, मतलब 80,000 का लॉस होगा। तो सर बेटर है क्या करे, ऑपरेट करे। इज इट फाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख इज ग्रेटर देन 2,80,000 एंड लेस देन इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑब्वियसली सर जो एवरेज रेवेन्यू है यहाँ पे या जो सेल्स है 3 लाख, इट इज लेस देन 3,80,000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। If this situation is expected to persist, the firm should shut down in the short run and in the long run. Wrong. सर शॉर्ट रन में तो बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि सर अगर शट डाउन कर दिया तो फिक्स कॉस्ट 1 लाख पूरा का पूरा लगेगा, बट अगर ऑपरेट किया तो सिर्फ 80,000। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, चीजें क्लियर है एकदम। 20,000 तो तुमको मिलेगा ना भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और 1 लाख क्या फिक्स कॉस्ट वो तो लगेगा। तो 1 लाख का कॉस्ट और 20,000 का प्रॉफिट, नेट में 80,000 का खर्चा या लॉस होगा आपका। बट सर लॉन्ग रन के अंदर में तो देर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, सब कुछ क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब 3,80,000 पूरा क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और रेवेन्यू अगर आपका 3 लाख है तो सर बेटर है क्या करो, एग्जिट करो, शट डाउन करके एग्जिट करो। इज इट फाइन लॉन्ग रन में। तो शट डाउन इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन, रॉन्ग। शट डाउन इन द शॉर्ट रन बट ऑपरेट इन द लॉन्ग रन, उल्टा लिखा है। ऑपरेट इन द शॉर्ट रन बट शट डाउन इन द लॉन्ग रन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ फर्म इंक्रीजेस इट्स प्लांट साइज बाय 10%, बोले सर अपना प्लांट कैपेसिटी अगर तुम बढ़ाता है 10% से, एंड इट्स मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, बोला तुम तेरा टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है 10% से, the firm is experiencing a constant returns to scale, diseconomies of scale, economies of scale। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार यहाँ पे समराइज कर दूं, ये तीनों चीज का मतलब क्या है। सबसे पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वैसे देखो अपने डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा रिकैप करे और थोड़ा सा रिवाइज करे क्वेश्चन के थ्रू, दैट इज द बेस्ट वे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और क्या, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। दिस इज, वन सेकेंड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सोचते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि सर अपने जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना मेरा पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम होगा। पर यूनिट ऑफ इनपुट मतलब यहाँ पे कॉस्ट का बात कर रहे हैं, इनपुट मतलब कॉस्ट लेबर कैपिटल, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल सर आउटपुट बढ़ेगा, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है स्पेशलाइजेशन, कि एक आदमी सर सेम टाइप का काम कर रहा है, राइट, तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ेगा। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होगा कि सर मेरा आउटपुट बढ़ेगा लेकिन मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा। याद है LRAC कर्व वाला, जो बड़ा वाला कर्व था, राइट साइड में तुम शिफ्ट होते जाएगा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आउटपुट बढ़ेगा, पर यूनिट ऑफ इनपुट विल व्हाट, फॉल।
कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या लगेगा, कम। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या, आउटपुट बढ़ेगा, पर यूनिट ऑफ इनपुट विल व्हाट, राइज, कॉस्ट बढ़ेगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब आउटपुट बढ़ेगा बट पर यूनिट ऑफ इनपुट क्या, इट विल रिमेन सेम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जो मिडिल वाला पार्ट था, मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, ये जो एसआरएसी वाला था और बड़ा कर्व एलआरएसी था, ये ये वाला पोर्शन हो गया मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये पोर्शन हो गया मेरा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये क्या, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। परफेक्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फर्म इंक्रीजेस इट्स प्लांट साइज बाय 10%, बुरा के सर कैपेसिटी बढ़ा देता है, आउटपुट बढ़ा देता है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट फाइन? आउटपुट बढ़ाया, कॉस्ट बढ़ा, मतलब क्या हो गया, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट। मॉड्यूल क्विज 12.2, फिर इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप रिवाइज करो तो आपको याद हो। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या था, बताइए। मोनोपोलिस्टिक दो वर्ड से बना है, मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब क्या सर, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स या थोड़े बहुत सप्लायर्स, थोड़े बहुत सप्लायर्स होंगे। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में अपने बात किए थे कि सर लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, राइट। ओलिगोपोली में मे बी 2 और 3 सप्लायर्स, टेलीकॉम वगैरह के अंदर में, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है सर, उन दोनों के बीच में। मोनोपोली मतलब होता है सर एक, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स क्या सर, एक से ज्यादा होगा सप्लायर्स। एग्जाम्पल क्या था, टूथपेस्ट वगैरह। The demand for products from monopolistic competitors is relatively elastic. The demand for products from monopolistic competitors is relatively elastic due to high barriers to entry. पूरा barriers to entry will be high. वो तो oligopoly में होता है, यहाँ पे barriers to entry तो low होगा थोड़ा। The availability of many close substitute, yes. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स में तो सर जो सब्सटीट्यूट्स होगा वो तो मिलेगा तुमको, मतलब इफ यू डू नॉट वांट टू यूज से वन ऑफ द ब्रांड ऑफ द टूथपेस्ट, यू कैन स्विच टू अनदर वन, so that will have what, close substitutes available. So demand for products from monopolistic competitors is relatively elastic due to availability of many close substitutes. Option number B is correct. Availability of many complementary goods. Complementary तो मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल क्या हो गया, एक था सब्सटीट्यूट एक था कॉम्प्लीमेंट्री। टी कॉफी विल बी व्हाट, सब्सटीट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया, जैसे टी एंड बिस्किट साथ में खाएगा तुम, कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एकदम इजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर टू अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, बोला कि कंपेयर करो परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री से। एंड इन एन इंडस्ट्री कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंपेयरिंग perfect competition industry, both price and quantity are likely to be lower. Wrong. Prices are likely to be higher and quantity is likely to be lower. Yes. Quantity is likely to be higher and price is likely to be lower. Wrong. Monopolistic competition as compared to perfect competitive industry में क्या कि सर प्राइस ज्यादा रहेगा एंड क्वांटिटी इज लाइकली टू बी व्हाट, लोअर। क्योंकि सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में तो काफी सारे सप्लायर्स रहते हैं एंड दे आर एक्चुअली व्हाट, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। पीसी मार्केट के अंदर में परफेक्ट कंपटीशन में दे आर एक्चुअली व्हाट, प्राइस टेकर। जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा वो प्राइस वो लोग ले लेगा। इज इट फाइन? अगर इंडस्ट्री डाउन करता है तो वो लोग को भी डाउन करना पड़ेगा, अनलाइक मोनोपोलिस्टिक competition. तो monopolistic competition के अंदर में prices are likely to be higher and quantity is likely to be what, lower. Option number B is correct. Question number 3, the firm will most likely maximize profit at the quantity of output. बुरा कि कहाँ पे maximize होगा profit, at the quantity of output for which price is equal to marginal cost, price equal to MR, marginal cost MC is equal to MR. याद है conditions था, MC is equal to MR and MC is what actually rising. Option number C is correct. Straightforward question. Question number 4, an oligopolistic industry has few barriers to industry, has few barriers to entry. Wrong. They have high barriers to entry. Example, telecom. ठीक है, ओलिगोपोली इंडस्ट्री कौन सा था अपना,
टेलीकॉम इंडस्ट्री जहां पे सर 2-3 प्लेयर्स है, ऑब्वियसली कैपेक्स हाई है, बैरियर्स टू एंट्री क्या होगा, हाई, हैव फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दे एंजॉय लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अ ग्रेट डील ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग्स फर्म्स, यस। ओलिगोपोली इंडस्ट्री के अंदर में सर एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंड करता है यार, दूसरा फर्म क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल एयरटेल विल डिपेंड अपॉन जियो, कि सर जियो अगर प्राइसेस स्लैश करता है तो एयरटेल आल्सो हैज टू स्लैश द प्राइसेस, तो सर एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, consider a firm in an oligopoly market that believes the demand curve for its product is more elastic above a certain price than below this price. This belief fits most appropriately to which of the following models? Cournot model, dominant firm model, kinked demand curve। बताइए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये सब। तो बोला कि सर डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट इज मोर इलास्टिक अबव अ सर्टेन प्राइस देन बिलो दिस प्राइस, दैट विल बी किंग्ड डिमांड कर्व। याद है किंग्ड डिमांड कर्व कि सर अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाएगा, दूसरा फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला फर्म अगर प्राइस डिक्रीज करेगा उसको देख के सब प्राइस डिक्रीज करेगा। इज इट फाइन? इसलिए वहां पे अपने क्या बात कहते हैं, किंग्ड डिमांड कफ, कि सर डिमांड कफ विल बी लाइक किंग्ड, लाइक ऊपर के तरफ क्या हो जाएगा इलास्टिक, और डाउन साइड में क्या, जहां पे किंग है उसके नीचे क्या, इन इलास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, किंग्ड डिमांड कफ। क्वेश्चन नंबर 6, consider an agreement between France and Germany that will restrict wine production so that maximum economic profit can be realized. The possible outcomes of the agreement are presented in the following table. तो देखो यहाँ पे जर्मनी कंप्लाइज, फ्रांस कंप्लाइज, जर्मनी डिफॉल्ट्स, फ्रांस कंप्लाइज, और यहाँ पे क्या फ्रांस डिफॉल्ट, और दोनों जर्मनी कंप्लाइज एंड जर्मनी डिफॉल्ट्स, टू into two metrics. Based on the concept of a Nash equilibrium, the most likely strategy followed by the two countries with respect to whether they comply with or default on the agreement will be, both countries will default, both countries will comply, one country will default and another will comply। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक काम करें, इस डेटा को एक बार कॉपी कर ले ताकि अंडरलाइन करने में इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्विकली डेटा को कॉपी कर लेते हैं। फ्रांस कंप्लाइज, डिफॉल्ट्स, फ्रांस डिफॉल्ट्स, तुम खुद से कर लो स्क्वाइजर में, ठीक है, तो इजी है, खुद से ट्राई करो एक बार, तब तक मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद साथ में समझेंगे। एक बार आप खुद से ट्राई करिए प्लीज। मैं अपना फ्रांस नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफ गेट्स, जर्मनी गेट्स। 8 8 8 8 10 2 2 10 4 4 2 10 4 4, ऑल दीज आर इन बिलियन। ठीक है, आई होप आंसर आ गया होगा आपका। चलो करते हैं एक बार साथ में। सबसे पहला, सर अगर फ्रांस कंप्लाई किया, ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि जर्मन कंप्लाई करेगा या जर्मन डिफॉल्ट करेगा। तो फ्रांस अगर कंप्लाई करता है तो सर जर्मन को मिलेगा, जर्मन भी कंप्लाई करेगा तो जर्मन विल गेट 8 बिलियन। बट अगर फ्रांस कंप्लाई करता है, जर्मन डिफॉल्ट करता है, तो कितना मिलेगा, 10 बिलियन। तो 8 और 10 में कौन मैक्सिमम है, 10। ठीक है, सिमिलरली फ्रांस अगर डिफॉल्ट करता है तो सर जर्मन को मिलेगा 2 बिलियन, और जर्मन डिफॉल्ट करता है तो इट विल बी 4 बिलियन। तो 2 और 4 में मैक्सिमम इज 4। सिमिलरली अब इस तरीके से अगर जर्मन कंप्लाई करता है तो फ्रांस के लिए सोचना है कि फ्रांस को मिलेगा 8 बिलियन, अगर दोनों मतलब फ्रांस भी कंप्लाई करता है तो, फ्रांस डिफॉल्ट करता है तो 10। तो 8 और 10, 10। सिमिलरली यहाँ पे जर्मन अगर डिफॉल्ट करता है तो फ्रांस विल गेट 2, एंड यहाँ पे जर्मन डिफॉल्ट करता है, फ्रांस भी डिफॉल्ट करता है तो 4। तो 2 और 4 में 4। तो सर कहाँ पे दोनों सर्कल हो रहा है, यहाँ पे, मतलब जर्मन डिफॉल्ट एंड फ्रांस डिफॉल्ट, राइट। बोथ कंट्रीज विल व्हाट, डिफॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
both countries will default. Option number A is correct. Next, model quiz 12.3. Which of the following is most likely an advantage of HHI? हरफिंडल इंडेक्स का एडवांटेज पूछ रहा है रिलेटिव टू एन फर्म कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। बोल रहा है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एचएचआई का क्या एडवांटेज है। सबसे पहला बोल रहा है एचएचआई सिंपलर टू कैलकुलेट, वो तो दोनों ही है। ऑप्शन नंबर बी, दी एचएचआई कंसिडर्स बैरियर टू एंट्री, यस। नहीं नहीं, एचएचआई कंसिडर्स बैरियर टू एंट्री, दोनों ही नहीं कंसिडर करता है बैरियर टू एंट्री, याद है ये दोनों का लिमिटेशन है। एचएचआई और एन फर्म का दोनों बैरियर्स टू एंट्री कंसिडर नहीं करता है। HHI is more sensitive to merger. Yes, this is the advantage of HHI कि सर HHI जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है टू मर्जर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर बी तो दोनों का लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म कैरेक्टराइज्ड बाय लो बैरियर्स टू एंट्री। a firm sorry a market characterized by low barriers to entry, good substitute, limited pricing, power and marketing of product features is best characterized at। बुरा कर बैरियर्स टू एंट्री कम है, ओके, सब्सटीट्यूट्स गुड सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, लिमिटेड प्राइसिंग पावर है, एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स, दिस इज एक्चुअली व्हाट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज व्हाट ओलिगोपोली, रॉन्ग। ओलिगोपोली में तो बैरियर्स टू एंट्री क्या होगा, हाई। परफेक्ट कंपटीशन, बुरा गुड सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, नो। अरे परफेक्ट कंपटीशन में सर होमोजेनस सेम टाइप का प्रोडक्ट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यस, देयर आर गुड सब्सटीट्यूट्स, लिमिटेड प्राइसिंग पावर एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स, यस, वहां पे एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परफेक्ट। यहाँ पे तो आपका फिर समरी, एक बार प्लीज समरी जरूर से देख लेना। स्क्वाइजर का जो लास्ट वाला समरी होता है ना, एक बार जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर्स है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आई गेस सारा का सारा कंप्लीट हो गया, कोई चीज बाकी नहीं है। परफेक्ट। तो अपना स्क्वाइजर्स का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू दी कोर रीडिंग्स का क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर एंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू दी कोर रीडिंग्स का मिडिल वाला क्वेश्चंस, चैप्टर के बीच का। So practice problem. Question number 1. The short-term shutdown point of production for a firm operating under perfect competition will most likely occur. बोला सर शॉर्ट रन में शट डाउन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर पीसी क्या होगा, ठीक है। कब कंपनीज या फर्म जो है शट डाउन करेंगे अंदर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। बोला कि सर जो प्राइस है ना वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। एमआर इज इक्वल टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बुरा कि सर जो एमआर होगा ना वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यस, तभी तो शटडाउन होगा। शटडाउन तो तभी होगा ना कि सर एमआर जो है और दी प्राइस इज इक्वल टू व्हाट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन इट विल व्हाट शट डाउन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बोला था प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, वो तो ब्रेक इवन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन अ कंपनी विल ब्रेक इवन व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, यस, अ कंपनी विल ब्रेक इवन। सर कंपनी का ब्रेक इवन कब होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में, कि सर जो प्राइस है ना वो एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से पास हो, मतलब जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसके बराबर हो जाए। price is equal to the minimum point of the average total cost curve. Option number A is correct. There will be a break even. ये कब होगा लॉन्ग रन में, is equal to the minimum point of the average variable cost curve, wrong. Short run marginal cost curve, wrong. It should be what average total cost curve. सब डायग्राम बना हुआ था, डायग्राम में जाके प्लीज आपको चेक करना चाहिए नोट्स में, ये सब सारा चीज बना हुआ था वहां पे। सर जो प्राइस है वो मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग रन। Question number 3. A company will shut down production in the short run कब, if total revenue is less than total variable cost। ये तो आपने बात कर ली ऑलरेडी कि सर
कंपनी शॉर्ट रन के अंदर में कब शट डाउन करेगा? अगर सर टोटल रेवेन्यू जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या हो, कम हो, देन क्या करेगा? शट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, a company has a total variable cost of 4 million and fixed cost of 3 million. Based on this information, the company will stay in the market. पूरा कि सर कंपनी मार्केट में रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर में इफ द टोटल रेवेन्यू इज एटलीस्ट, पूरा सर टोटल रेवेन्यू कम से कम क्या हो? देखो लॉन्ग रन के अंदर में ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल, इसका मतलब 4 + 3 टोटल 7 विल बी व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। तो सर लॉन्ग टर्म में तभी रहेगा कंपनी जब रेवेन्यू सर कम से कम 7 हो, टोटल रेवेन्यू जो कम से कम 7 हो मिनिमम। तो टोटल रेवेन्यू इज एटलीस्ट 3, रॉन्ग। अरे रेवेन्यू अगर कम हो गया एज कंपेयर टू 7 तब तो सर लॉस होगा, 4.5 हुआ तब भी लॉस होगा, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लॉन्ग रन के अंदर में ऑल द कॉस्ट आर एक्चुअली व्हाट? वेरिएबल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, when the total revenue is greater than the total variable cost but less than total cost in the short run the firm will, ये तो अपने स्क्वाइजर में क्वेश्चन किए थे कि सर टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है 3 लाख वर्सेस 2,80,000 बट टोटल कॉस्ट से कम है 3,80,000 इन दी शॉर्ट रन, सर कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को क्या करना चाहिए? शट डाउन करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए? ऑपरेट करना चाहिए, बट लॉन्ग रन में शट डाउन कर देना चाहिए। In the short run, a firm will most likely exit the market, wrong. Stay in the market, yes. Shut down production. Option number B is correct. 3-4 बार ऐसा क्वेश्चन आ गया आज के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, under conditions of perfect competition in the long run the firm will most likely earn what? Normal profit. सर लॉन्ग रन के अंदर में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में क्या जो कंपनीज है वो क्या अर्न करेगी? नॉर्मल प्रॉफिट। पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, नेगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, रॉन्ग। लॉन्ग रन के अंदर में नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, अ फर्म दैट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस इंक्रीज किया विदाउट एनी चेंज इन पर यूनिट कॉस्ट इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अभी टेबल बनवाया था कि सर क्वांटिटी प्रोड्यूस बढ़ा दिया बट पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, इट इज व्हाट एक्चुअली? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पूरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय कर रहा है, मतलब क्या? सर क्वांटिटी बढ़ा रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है? कम। व्हेन कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस एज आउटपुट डिक्रीज, एज आउटपुट इंक्रीजेस, उल्टा लिखा है। बोला आउटपुट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, वो तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। इट इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट ऑन द एलआरएसी कर्व एट विच द स्लोप इज नेगेटिव। यस, स्लोप नेगेटिव है, ये देख लो एलआरएसी कर्व, ये रहा, इधर की तरफ है ना, तो सर स्लोप इज एक्चुअली व्हाट? नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, इट इज ऑपरेटिंग बियॉन्ड द मिनिमम पॉइंट ऑन द एलआरएसी, तब तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। ये रहा मिनिमम रिटर्न्स टू स्केल, राइट, उसके बियॉन्ड अगर है तब तो सर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्लोप नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। Diseconomies of scale most likely result from specialization in the labor force, wrong. Economies of scale के अंदर में सर स्पेशलाइजेशन होता है, नॉट अंडर दी diseconomies of scale, क्योंकि सर स्पेशलाइजेशन हुआ तभी तो जो मेरा आउटपुट है दैट विल व्हाट? इंक्रीज, कॉस्ट पर यूनिट विल व्हाट? फॉल। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, diseconomies of scale most likely result from overlap of business functions and product lines. Yes, business function and product lines are overlap है, obviously there will be diseconomies of scale। सर मतलब क्या हुआ? बिजनेस फंक्शन एंड प्रोडक्ट लाइन। सबसे पहला तुम मान लो प्रोडक्ट ए बेचता था अंडर कंपनी एक्स, अब तुम प्रोडक्ट बी भी लॉन्च कर दिया, बट प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का से अलग अलग एचआर टीम है, अलग अलग फाइनेंस टीम है। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड यू शुड मर्ज दैट। तुम फालतू का दो प्रोडक्ट के लिए क्यों अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया, या अलग सेगमेंट क्यों अलग सेगमेंट के लिए अलग से क्यों टीम हायर किया है? टीम इन द सेंस जो कॉस्ट सेंट्रिक टीम है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? राइट, देयर विल बी ओवरलैप ऑफ व्हाट? बिजनेस फंक्शंस अननेसेसरी का, राइट। और प्रोडक्ट लाइन कि सर अगर उसी प्रोडक्ट लाइन उसी प्लांट के अंदर में उसी मशीन के अंदर में इफ यू कैन मैन्युफैक्चर द सेम प्रोडक्ट, व्हाई यू रिक्वायर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन? अल्टीमेटली तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा बेकार का। दैट इज व्हाट एक्चुअली डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ओवरलैप ऑफ बिजनेस फंक्शन एंड प्रोडक्ट लाइन, दैट विल रिजल्ट ऑफ diseconomies of scale. Option number B is correct. Option number C, discounted prices on resources when buying in larger quantity. ये तो economies of scale हुआ ना। सर अगर आपका आउटपुट बढ़ता है तो आप जब इनपुट ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे तो अपने वेंडर्स के साथ डिस्काउंट कर सकते हो, मतलब
डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकते हो, डिस्काउंट पे माल खरीद सकते हो, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a firm is operating beyond minimum efficient scale in a perfectly competitive industry। beyond minimum efficient scale मतलब क्या हो गया यहाँ पे, राइट? To maintain long term viability, the most likely course of action for the firm is to operate at the current level of production। wrong। बोला तुम जिंदगी भर मोस्ट लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन लॉन्ग टर्म में ऑपरेट एट द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहा हमेशा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय कर पाएगा, मतलब वहां पे रह पाएगा? ऑब्वियसली नो। increase its level of production to gain economies of scale, बोला increase its level of production to gain economies of scale नहीं, अगर तुम यहाँ पे है तो तुमको कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द आइडियल पॉइंट। तुम जिंदगी भर इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर कॉम्पिटिटर्स आएगा ही। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इंजॉयमेंट है नहीं, वो तो खराब चीज है, क्योंकि सर आप जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो सर आइडियल सिचुएशन क्या, मिनिमम रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पे। इज इट फाइन? To maintain long-term viability, the most likely course of action for the firm is to decrease its level of production to the minimum point on the LRSC curve। Yes, मतलब मिडिल वाला पार्ट बोल रही है कि भाई प्रोडक्शन कम करके यहाँ पे आ जाओ मिडिल में, because that is more viable in the long term। Option number C is correct। Question number 11, company is most likely to have a well defined supply function when the market structure। कहाँ पे सप्लाई फंक्शन मिलता है, मतलब जो इंडस्ट्री बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। सर फर्म का खुद का सप्लाई कब नहीं होगा, राइट? कंपनी का खुद का सप्लाई कब नहीं होगा? ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वेल डिफाइंड सप्लाई फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्वेरस इनकॉर्पोरेशन इज द डोमिनेंट कंपनी एंड अ प्राइस लीडर इन इट्स मार्केट। ओके, पूरा डोमिनेंट कंपनी और प्राइस लीडर है मार्केट के अंदर में, ठीक है। वन ऑफ द अदर कंपनीज इन द मार्केट अटेम्प्ट्स टू गेन मार्केट शेयर बाय अंडर कटिंग द प्राइस सेट बाय एक्वायरस। बोला सर एक्वायरस क्या था, डोमिनेंट कंपनी है, प्राइस लीडर है, और सर दूसरा कंपनी क्या किया, वन ऑफ द अदर कंपनी। ओके सर, वन ऑफ द अदर कंपनी व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू, दे हैव ट्राइड टू गेन द मार्केट शेयर बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस। प्राइस कम करने के, प्राइस कम करके खुद घुसना चाह रहा है मार्केट के अंदर में, और एक्वेरियस का मार्केट शेयर कैप्चर करना चाह रहा है। ऐसा पॉसिबल होगा? सोचो, एक्वेरियस कौन है, डोमिनेंट कंपनी है, प्राइस लीडर है, ठीक है, और दूसरा कंपनी अगर ऐसा किया तो सर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा प्राइस कट करके, और वो लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ जाएगा बाद में, क्योंकि वो लोग कितना प्राइस कट कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो सर वो लोग अगर हट गया ना मार्केट से, प्राइस कर कट करके, कंपटीशन करके, इफ दे आर नॉट एबल टू विन विथ एक्वेरियस बिकॉज दे आर द डोमिनेंट कंपनी एंड द प्राइस लीडर, अल्टीमेटली सर एक्वेरियस का मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। द मार्केट शेयर ऑफ एक्वेरियस विल मोस्ट लाइकली व्हाट, इंक्रीज। यस, ये अपने डिस्कस भी किए थे कि सर छोटा छोटा कंपनी अगर बड़ा कंपनी के साथ डिफीट करके, मतलब डिफीट करना चाहता है, प्राइस कम करता है ना, तो छोटा कंपनी को ही एग्जिट करना पड़ जाता है, लार्जर कंपनी का उल्टा, और मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ओवर टाइम द मार्केट शेयर ऑफ द डोमिनेंट कंपनी, over time the market share of the dominant company in an oligopolistic market most likely will what, increase। नहीं नहीं, अच्छा ओवर टाइम बोल रहा है, अच्छा लॉन्ग रन में, ओवर टाइम मतलब लॉन्ग रन में, द मार्केट शेयर ऑफ द डोमिनेंट कंपनी इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट विल मोस्ट लाइकली विल व्हाट, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि सर जो कॉम्पिटिटर्स है बाहर वाले, वो लोग भी आ जाएंगे लॉन्ग रन के अंदर में, एंड अल्टीमेटली जो डोमिनेंट कंपनी का सर मार्केट शेयर था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वर्ड यहाँ पे ये लोग यूज किया ओवर टाइम, during the long run, sir, ultimately the market share of the dominant firm in the oligopoly market will what, reduce, because there will be a competitors who will come into the market and they will take away the market share of the leader। option number B is correct। अच्छा, तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन था अपना, आई गेस 13 क्वेश्चन यहाँ पे था। चलो अब एक बार को रीडिंग्स का मिडिल वाला पार्ट से जाते हैं, और यहीं से लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, कहीं से भी करें। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखेगा, बट प्लीज एक बार के लिए इग्नोर कर देना। वन डिसएडवांटेज ऑफ द HHI is that index is difficult to compute? No, it is easy to compute. It fails to reflect low barriers to entry.
it fails to reflect the effect of mergers in the industry. तो ऑप्शन नंबर सी तो एडवांटेज है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, फेल टू रिफ्लेक्ट द लो बैरियर्स टू एंट्री, HHI. नेक्स्ट. हाँ, एन एनालिस्ट गैदर्ड द फॉलोइंग, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ. हाँ, अब मिडिल में दिख रहा होगा आपको, मैं अपने को साइड कर देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है. हाँ. An analyst gathered the following market share for an industry composed of 5 companies. तो Z, Y, X, W, V. Market share percentage में दिया हुआ है 20, 35, 25, 20, 10, 10. The industry 3 firm HHI index is closest to. Very easy. बुढ़ा आपको HHI 3 firms का कैलकुलेट करना है. क्या करोगे आप? 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर करें. कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, एक काम करता हूँ मैं एक बार फोन के कैलकुलेटर से करता हूँ. हाँ, 0.35 का होल स्क्वायर STO1, 0.25 का होल स्क्वायर STO2, 0.2 का होल स्क्वायर STO3, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 इक्वल टू 0.225 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट. An analyst gathered the following market share data for an industry: ABC, Brown, Coral, Delta, Erie, all others. सेल्स, अच्छा इस बार सेल्स दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है. मार्केट शेयर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, देखो एब्सोल्यूट टर्म में दिया हुआ है, कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है. टोटल लगा लेंगे, 300 डिवाइडेड बाय टोटल, एबीसी का मार्केट शेयर आ जाएगा. कौन सा रॉकेट साइंस है वो निकालना. द इंडस्ट्री 4 कंपनी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज क्लोजेस्ट टू. 4 कंपनी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, तो एक काम करो, सबसे पहले इसका टोटल बताओ कितना होगा. 250 प्लस 50, 300, 600, 800, 900 और 150, 1050 होगा क्या. कर लेता हूँ भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कभी मैथ्स में. 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150, अरे कहाँ गया, 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 300. हाँ भाई 1050 आ रहा है, सही था मैथ्स. हाँ, क्या निकालना है, 4 फर्म्स कॉन्सेंट्रेशन रेशियो. तो एक काम करते हैं, 4 फर्म्स, तो यहाँ पे 4 फर्म्स का टोटल लगा लो, 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 1050 कर लो, वही आंसर होगा. तो इट विल बी 250 प्लस 150 कितना होगा, 400 प्लस 300 700 प्लस 200 900. तो 900 डिवाइडेड बाई 1050, 900 डिवाइडेड बाई 1050, 85.71%. तो 0.8571 या 85.71, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 86%. इज इट फाइन. तीनों कंपनी का टोटल किए, सॉरी चारों कंपनी का टोटल किए डिवाइडेड बाय व्हाट, सबका टोटल. 4 कंपनी कॉन्सेंट्रेशन रेशो. या कोई दूसरे तरीके से भी कर सकता था, 300 डिवाइडेड बाई 1050 मार्केट शेयर आ जाता, 250 डिवाइडेड बाई 1050 इसका मार्केट शेयर आ जाता, 200 डिवाइडेड बाई 1050 इसका आ जाता, 150 डिवाइडेड बाई 1050 इसका आ जाता. इज इट फाइन, और चारों का टोटल कर देते तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो निकल जाता. बट करना क्यों इतना, टोटल लगाओ आंसर पाओ. ओके. नेक्स्ट. सपोज अ मार्केट Suppose a market has 10 suppliers, each of them with 10%. थोड़ा सा और जूम कर लिया. हाँ, सपोज अ मार्केट हैज 10 सप्लायर्स है एंड ईच ऑफ देम विथ 10% ऑफ द मार्केट, मतलब सर इक्वल शेयर है 10 जन के पास, 10 10 10 10 10 करके. व्हाट आर द कंसंट्रेशन रेशियो एंड HHI फॉर द टॉप 4 फर्म्स. बुरा कंसंट्रेशन रेशियो क्या होगा टॉप 4 फर्म्स का, बहुत इजी है सर, 10% 10% 10% 10% 40%. HHI क्या होगा सर, 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर. सर 4 बार 0.10 का होल स्क्वायर, तो एक काम करो 4 इंटू 0.10 का होल स्क्वायर कर लो. नहीं समझ में आया. कोर एग्जाम्पल नंबर 4, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो जो होगा 0.10 प्लस 0.10 प्लस 0.10 प्लस 0.10, 40% हो जाएगा.
HHI क्या होगा? 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 का होल स्क्वायर, यही होगा। या ये 4 बार है ना, 4 टाइम्स, तो यू कैन डू 4 × 0.10 का होल स्क्वायर, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। बताना कितना आ रहा है? 0.10 का होल स्क्वायर इंटू 4, 0.04, 0.04, इज इट फाइन? तो concentration ratio will be 40% and HHI will be 0.04. तो concentration ratio 4%, HHI 40, wrong. Concentration ratio 40%, HHI is 0.4, HHI is 0.4, अपना कितना आ रहा है? 0.04 आ रहा है, wrong. Option number B is also wrong. Concentration ratio 40% है, HHI 0.04 है, yes. Option number C is correct. ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाँ। Nash equilibrium, तो यहाँ पे you have 6 questions, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। Oligopolistic pricing strategy most likely results in a demand curve that is what? Kinked, vertical, horizontal, obviously kinked. क्योंकि ओलिगोपोली में क्या बात किए थे कि सर अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरे को देख के बाकी कॉम्पिटिटर्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बट इफ आई रिड्यूस दी प्राइस वो लोग भी सर प्राइस रिड्यूस कर देंगे, हेंस इट विल रिजल्ट टू व्हाट? किंक्ड डिमांड कर्व। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कॉल्यूजन इज लेस लाइकली इन अ मार्केट। बोलो सर कॉल्यूजन लेस लाइकली कहाँ पे कम होगा इन अ मार्केट? व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजेनस। उल्टा सोचे सर कहाँ पे कॉल्यूजन होगा, तो दो ऑप्शन के अंदर में कॉल्यूजन होगा, एक के अंदर में कॉल्यूजन नहीं होगा, वही आंसर चूज कर लेंगे जिसमें कॉल्यूजन नहीं होगा। कॉल्यूजन इज लेस लाइकली इन अ मार्केट व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजेनस। अगर होमोजेनस है तब तो कॉल्यूजन होगा। कॉल्यूजन मतलब सर मिलके सबको ही मिलेंगे, क्योंकि अगर होमोजेनस प्रोडक्ट्स है, राइट, तो सर मिल के प्राइस सेट करते हैं ताकि सर कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस ले पाए। कॉल्यूजन का मतलब यही था ना कि सर 3-4 जन सप्लायर्स लोग मिलेगा, क्यों? क्योंकि सर वो लोग होमोजेनस एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सर इट्स बेनिफिशियल दैट 4 फर्म्स सिट एंड डिसाइड दैट व्हाट कैन बी द प्राइस टारगेट, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए सो दैट कंज्यूमर से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, वहां पे तो कॉल्यूजन होगा इफ प्रोडक्ट इज होमोजेनस। अगर सब्स्टिट्यूट गुड होता तब तो सर क्यों कॉल्यूट करेंगे? अरे मेरा प्रोडक्ट अलग है, आपका प्रोडक्ट अलग है, तो मैं क्यों कॉल्यूजन करूं? यहाँ पे बोला प्रोडक्ट इज होमोजेनस, तो हेंस देयर विल बी अ कॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, कंपनीज हैव सिमिलर मार्केट शेयर। बोला सर मार्केट शेयर मोटा मोटी सेम है, कोई के पास 10 है, कोई के पास 9.5 है, तो अगर ऑलरेडी मार्केट शेयर इक्वल है तो सर वहां पे कॉल्यूशन क्यों करेंगे? वहां पे वाई वी विल कॉल्यूट? अरे कॉल्यूशन तो तभी होगा ना सर अगर मार्केट शेयर अलग अलग होगा तो। बोला कि मार्केट शेयर ऑलरेडी सेम है, हैव सिमिलर मार्केट शेयर, कोई के पास 9.8 होगा, कोई के पास 10 होगा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग द कॉल्यूशन? ऑप्शन नंबर सी, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज आर व्हाट? सिमिलर। पूछा क्या था? कॉल्यूशन। अपने पता कर रहे थे सर कहाँ पे कॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में कॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा थी कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज आर सिमिलर, तब भी कॉल्यूशन होगा कि सर कॉस्ट स्ट्रक्चर है तो सर आपस में डिसाइड करके बात कर लेते हैं कि एट व्हाट प्राइस शैल वी चार्ज टू द कंज्यूमर टू गेट व्हाट? मैक्सिमम प्रॉफिट। बट अगर अपना मार्केट शेयर सिमिलर है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग व्हाट? कॉल्यूशन, राइट? तब तो सर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं अपने। ऑप्शन नंबर बी। तो कॉल्यूशन इज लेस लाइकली इन अ मार्केट व्हेन द कंपनीज हैव सिमिलर मार्केट शेयर, नो पॉइंट ऑफ डूइंग द कॉल्यूशन, क्योंकि यू आर ऑलरेडी हैविंग व्हाट? इक्वल मार्केट शेयर। नीचे जाना था ना। इन एन इंडस्ट्री कंपोज्ड ऑफ 3 कंपनीज which are small scale manufacturers of an easily replicable product unprotected by brand recognition। पूरा सर 3 कंपनीज है which are small scale manufacturer of an easily replicable, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी उसको बना सकता है वो प्रोडक्ट को, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड बाय ब्रांड रिकॉग्निशन, कोई पेटेंट कोई ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है। इट्स लाइक अ कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट, कोई भी बना रहा है, जैसे मास्क, कोविड के टाइम पे मास्क था ना, हर कोई बनाना स्टार्ट कर दिया था। The most representative model of a company behavior is oligopoly. Wrong. Perfect competition. Yes. Perfect competition में we have what? Sir,
कमोडिटी टाइप प्रोडक्ट जो सबके पास अवेलेबल है, सर सारा सप्लायर्स बना रहा है वैसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट? कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वहां पे तो ब्रांड रिकॉग्निशन है। क्वेश्चन नंबर 4, डीप रिवर मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ मेनी कंपनीज इन एन इंडस्ट्री दैट मेक्स अ फूड प्रोडक्ट। बोला कि सर इंडस्ट्री के अंदर में वन ऑफ द मेनी कंपनीज है डीप रिवर मैन्युफैक्चरिंग। डीप रिवर यूनिट्स आर आइडेंटिकल अप टू द पॉइंट दे आर लेबल्ड। बोला सिमिलर है अप टू दे आर व्हाट लेबल। डीप रिवर प्रोड्यूसेस इट्स लेबल्ड ब्रांड विथ सेल्स फॉर 2.2 पर यूनिट। बोला कि सर अपना जो लेबलिंग जो ब्रांड बेचता है उसको सेल करता है 2.2 पर यूनिट पे। एंड हाउस ब्रांड्स फॉर 7 डिफरेंट ग्रोसरी चेन्स विथ सेल फॉर 2 पर यूनिट। बोला कि सर बाकी ग्रोसरी चेन का जो सामान बेचता है अपने हाउस के अंदर में, सर वो सेल करता है 2 पर यूनिट। ठीक है, इट्स लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, से बिग बाजार या डीमार्ट, कि सर वो लोग अपना जब खुद का बिग बाजार या डीमार्ट कुछ गुड्स बेचता है खुद का लेबलिंग का, ठीक है, वो चार्ज करता है 2.2। बट कोई दूसरा ब्रांड का प्रोडक्ट बेचता है, जैसे फॉर एग्जांपल डीमार्ट अगर एचयूएल वगैरह का बेचता है तो बोलता है कि सर उसको बेचता है कितना, 2 पर यूनिट पे। तो देयर इज अ क्लियर कट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ईच ग्रोसरी चेन सेल्स बोथ द डीप रिवर ब्रांड एंड इट्स हाउस ब्रांड। पूरा दोनों सेल करता है। The best categorization of deep rivers market is oligopoly, perfect competition, monopolistic competition. Price discrimination कहाँ पे था? MC, monopolistic competition. Option number C is correct. Question number 5. Question number 5 बड़ा लग रहा है। अच्छा, Nash equilibrium से related है। चलो। Sigma Soft and Theta Tech are the make dominant makers of computer system software. The market has two components: a large mass market component in which demand is price sensitive, and a smaller performance oriented component in which demand is much less price sensitive। बोल रहा सिग्मा सॉफ्ट और थीटा टेक कौन है? दो मेजर प्लेयर्स है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनाता है। द मार्केट हैज टू कंपोनेंट्स। बोल रहा दो टाइप का कंपोनेंट है, एक है सर मास प्रोडक्ट और एक क्या, स्मॉल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कंपोनेंट, मतलब सर थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का प्रोडक्ट। सिग्मा सॉफ्ट प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी टेक्निकली सुपीरियर। पूरा सिग्मा का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सुपीरियर है। ईच कंपनी कैन चूज वन ऑफ द टू स्ट्रैटेजी: open architecture, open mass market focus, allowing other software vendors to develop products for its platform, or proprietary, allow only its own software application to run on its platform। तो इट्स लाइक कि सर दोनों बोला कि वन ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। एक प्रोप्राइटरी मतलब पूरा अलाउ ओनली इट्स ओन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू रन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, खुद का जो सॉफ्टवेयर है वो जो सिस्टम है उसमें चलेगा खुद का सॉफ्टवेयर। और मास प्रोडक्ट फोकसिंग अलाउ अदर सॉफ्टवेयर वेंडर आल्सो टू डेवलप प्रोडक्ट फॉर इट्स प्लेटफॉर्म। पूरा अदर वेंडर्स का भी जो सॉफ्टवेयर है इट कैन रन ऑन दी सिस्टम। ओपन आर्किटेक्चर और प्रोप्राइटरी मतलब खुद का। डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रैटेजी ईच कंपनी सिलेक्ट्स their प्रॉफिट वुड बी। बोला कि डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रैटेजी कि सिग्मा सॉफ्ट अगर ओपन स्ट्रैटेजी करता है, थीटा टेक ओपन रखता है, सिग्मा सॉफ्ट प्रोप्राइटरी, थीटा टेक्स ओपन, और इस तरीके से लोग का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। द नैश इक्विलिब्रियम फॉर दिस कंपनीज। नैश इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, एक बार कॉपी कर ले डेटा को, क्योंकि एक बार डेटा अपने तरीके से अगर कॉपी हो जाता है ना, थिंग्स बिकम इजी। कोर एग्जाम्पल ये है 5, नैश इक्विलिब्रियम। तो थीटा टेक ओपन, थीटा टेक ओपन, थीटा टेक प्रोप्राइटरी, थीटा टेक प्रोप्राइटरी, ठीक है। थीटा टेक ओपन, थीटा टेक प्रोप्राइटरी, सॉफ्ट क्या था? सिग्मा सॉफ्ट ओपन, सिग्मा सॉफ्ट प्रोप्राइटरी, सिग्मा सॉफ्ट ओपन, सिग्मा सॉफ्ट प्रोप्राइटरी, ठीक है।
फिर क्या दिया, एस एस ओपन, थीटा टेक ओपन। अच्छा वो तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं। बोला एस एस ओपन है, थीटा टेक ओपन है, एस एस प्रोप्राइटरी है, थीटा टेक ओपन है। 400, 600, दिस इज 650, दिस इज 700। फिर यहाँ पे 800, 300, एस एस ओपन, थीटा टेक प्रोप्राइटरी। एस एस प्रोप्राइटरी है और थीटा टेक क्या, प्रोप्राइटरी। ठीक है, 600, 400, 600, 400। चलो कंपेयर करते हैं। थीटा टेक अगर ओपन है तो सर एस एस क्या, ओपन है, प्रोप्राइटरी है, तो 400 और 650, तो 650 ज्यादा है। फिर थीटा टेक अगर प्रोप्राइटरी है तो एस एस ओपन है और एस एस प्रोप्राइटरी है, तो 800 ज्यादा है। एस एस अगर ओपन है तो थीटा टेक ओपन है, थीटा टेक प्रोप्राइटरी है, ओपन ज्यादा है। और एस एस अगर प्रोप्राइटरी है तो थीटा टेक ओपन है और थीटा टेक प्रोप्राइटरी है, 700, 400 ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या, एस एस प्रोप्राइटरी एंड थीटा टेक ओपन आर द Nash equilibrium. The Nash equilibrium for these companies is proprietary for Sigmasoft and proprietary for Theta Tech. क्या आया था अपना कंक्लूजन, एक थीटा टेक ओपन है, एस एस प्रोप्राइटरी, तो दिस इज रॉन्ग। ओपन आर्किटेक्चर फॉर सिग्मा सॉफ्ट एंड प्रोप्राइटरी फॉर थीटा टेक, प्रोप्राइटरी फॉर एस एस एंड ओपन आर्किटेक्चर फॉर थीटा टेक, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि सिग्मा सॉफ्ट के लिए प्रोप्राइटरी, सिग्मा सॉफ्ट के लिए प्रोप्राइटरी एंड थीटा टेक क्या, ओपन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। परफेक्ट, आगे बढ़े। तो यहाँ पे अपना 5 क्वेश्चंस हुए। देखते हैं पीछे और कोई क्वेश्चंस है क्या। हम्म, देखो, a company doing business in a monopolistic competitive market will most likely maximize profit when its output quantity is set such that average cost is minimized, marginal revenue is equal to average cost, MR is equal to MC. Sir, monopolistic competition में maximum profit will be what? MR is equal to what? MC, and MC must be what? Rising. Option number C is correct. ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, बोला अगर एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है तो बोला उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। डज मतलब मे नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि एवरेज कॉस्ट अगर मिनिमम है तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि सर जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे होगा, एम आर इज इक्वल टू व्हाट, एमसी, एंड एमसी मस्ट बी व्हाट, राइजिंग। वहां पे द प्रॉफिट विल बी व्हाट, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आज ऐसा अपने क्वेश्चन किए भी है, एम आर इज इक्वल टू एमसी वाला, आई गेस फ्रॉम दिस क्वाइजर। यहाँ पे देखते हैं, a market structure characterized by many sellers with each having a some pricing power, बोला कि बहुत सारा सेलर्स है और थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर है एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, ओलिगोपोली। रॉन्ग, ओलिगोपोली में क्या बहुत ज्यादा सेलर्स होता है, नहीं, 2-3 सेलर्स आर देयर। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारा सेलर्स हो सकता है, बट क्या सर प्राइसिंग पावर या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यस, देयर विल बी मेनी सेलर्स, some will have price मतलब some pricing power will be there and they will have what, product differentiation. Option number C is correct. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। A market structure with relatively few sellers of a homogeneous or standardized product is best described as what, oligopoly। कि सर few sellers है and they are selling what, homogeneous product या standardized product, oligopoly। इसके नीचे और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं। और देखते हैं ऊपर। हाँ यहाँ पे और है, 4 क्वेश्चन है, चलो करते हैं ये वाला।
क्वेश्चन नंबर 1, एन रुको यार, आंसर वैसे आपको दिख तो गया बट इट्स फाइन, क्योंकि अपने को तो लॉजिक से मतलब है। आंसर तो कोई भी नहीं, मतलब पढ़ा है तो आ ही जाएगा, बट अगर एक ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्रीकल्चरल फर्म ऑपरेटिंग इन अ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट सप्लाइज wheat to manufacturer of consumer food products। बोला कि सर एग्रीकल्चर फर्म जो है, फार्मर्स लोग बोल रहा है कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डील कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारा फार्मर्स है, एंड वो लोग सर वीट सप्लाई करता है किसको, बेकरी फर्म को, एंड एनिमल फीड्स। इफ द फर्म वेयर एबल टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन, और अगर फर्म अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करता है, एंड यूनिट सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, एंड यूनिट सेल्स बाय 10%, द मोस्ट लाइकली रिजल्ट वुड बी, अगर यूनिट सेल्स से नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है 10% से, ऑप्शन नंबर ए, a 10% increase in the total revenue, yes, a 10% increase in the average revenue, wrong। अगर आपका यूनिट सेल बढ़ता है तो सर मेरा तो टोटल रेवेन्यू भी तो बढ़ जाएगा ना, तो सर एवरेज रेवेन्यू तो सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। मोस्ट लाइकली वुड बी अ लेस देन 10% इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, रॉन्ग। सर 10% जैसे मेरा यूनिट्स बढ़ेगा उससे मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इज इट फाइन? दिखा दे तो एक बार ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, कि बाई चांस ऑप्शन नंबर बी कोई को नहीं क्लियर हुआ, कि सर मान लीजिए प्राइस पर यूनिट है $100, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल कर रहा है इज 50, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, विच विल बी $5,000। प्राइस पर यूनिट सेम है, बोला कि सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 10% से बढ़ाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 55, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 5500। परफेक्ट। तो सर देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ा, यस, क्यों, क्योंकि सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अगर आप बढ़ाया तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो इट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 50, जो कि 100 ही आने वाला है, $100। और यहाँ पे क्या 5500 डिवाइडेड बाय व्हाट 55, जो कि सेम रहेगा $100। तो सर एवरेज रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है, टोटल रेवेन्यू विल व्हाट इंक्रीज, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ 10% इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू, ए आर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा और साथ में क्वांटिटी भी तो बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, the marginal revenue per unit sold MR for a firm doing business under conditions of perfect competition will most likely be equal to average revenue, yes। perfect competition में याद है P is equal to MR is equal to AR, perfect competition का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो will be most likely equal to AR, yes, less than AR, wrong, greater than AR। MR is equal to AR is equal to what, price। a profit maximum is least likely to occur, पूरा कहाँ पे सर प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, पूरा सर जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यस। एम आर इज इक्वल टू एम सी, नहीं नहीं, क्या बोला, प्रॉफिट मैक्सिमम इज लीस्ट लाइकली टू ऑकर, अच्छा पूरा सर कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, क्वेश्चन ये है, तो एक काम करते हैं उल्टा करें कि सर कहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, रॉन्ग, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, ये अपने किए भी थे अभी जस्ट किए, एवरेज टोटल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम है वहां पे ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एम आर इज इक्वल टू एम सी, यस, एंड एम सी मस्ट बी राइजिंग, वहां पे मैक्सिमम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल नॉट बी दी आंसर, क्योंकि अपने बात करें सर कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर बी में प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमाइज्ड, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है तब तो सर प्रॉफिट होगा। अरे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो बोल रहा है मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमम है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, तब तो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट विल बी व्हाट, मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। आपसे पूछा है द प्रॉफिट मैक्सिमम इज लीस्ट लाइकली टू ऑकर, ऑप्शन नंबर ए, एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज्ड में, राइट, वहां पे प्रॉफिट विल नॉट बी मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। The short term break even point of production for a firm operating under perfect competition will most likely occur, बोला शॉर्ट टर्म ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा बोला शॉर्ट रन के अंदर में ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर पीसी विल मोस्ट लाइकली अकर व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, यस,
ब्रेक इवन पॉइंट तो वही होगा ना कि सर जो प्राइस मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो अगर बराबर हो जाए तो देयर इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट अंडर द शॉर्ट रन इन परफेक्ट कंपटीशन. एमआर इज इक्वल टू एमसी. रॉन्ग. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्योंकि सर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू व्हाट एम आर. ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था एम आर इज इक्वल टू व्हाट एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वो कंडीशंस याद होना चाहिए आपको. पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर. ठीक है. आई थिंक हो गया क्वेश्चंस. एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना कोई क्वेश्चंस मिस नहीं हो रहा है. हो गया तो वी विल एंड अप द क्लास. लास्ट. तो ठीक है, शट डाउन एनालिसिस अपने ऑलरेडी कर लिए हैं. दिस इज ऑल्सो ब्रेक इवन शट डाउन. रुको. यहाँ से तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कोर में. परफेक्ट. ठीक है. तो अपना यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस था, स्क्वाइजर्स का क्वेश्चंस हो गया. आई गेस अराउंड 10-12 क्वेश्चन स्क्वाइजर का होगा. लास्ट में अपने 13 क्वेश्चंस किए हैं. और बीच का चैप्टर का ऑब्वियसली नंबरिंग तो याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट अपना मे बी 15 क्वेश्चंस या 10-15 क्वेश्चंस के आसपास हुआ है. तो टोटल में अराउंड 30-35 क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस हो गया. परफेक्ट. चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. टेक केयर.